यस। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सुरंग के अंदर किसी पिंड का दोलन। जैसे मान लो ये अपने पास पृथ्वी है और उस पृथ्वी में एक आर पार सुरंग कर दी। ये जरूरी नहीं है कि इसके व्यास से गुजरने वाली सुरंग हो, ये किसी जीवा से गुजरने वाली सुरंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पृथ्वी के आर पार सुरंग बना ली और इस सुरंग के अंदर कोई पिंड यहाँ पे छोड़ा है और ये जो सेंटर है इस सेंटर से x दूरी पर है, तो यहां से अगर छोड़ूंगा तो सेंटर की तरफ ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसके अंदर ऐसे दोलन करेगा। तो हमें अभी ये प्रूव करना है कि इसके जो ये अल्प दोलन है क्या वो सरलावर्ती दोलन होंगे। तो हमें यहां से x दूरी पर, ये यहां से x दूरी है, x दूरी पर एक पिंड को छोड़ना है। तो ये हमने यहां पे एक पिंड को छोड़ा, ये स्मॉल द्रव्यमान है, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल है m द्रव्यमान का। और अभी हमें देखना है कि इस पे सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अगर समानुपाती x के हुआ तो ये सरलावर्ती दोलन होंगे और अगर ये सरलावर्ती दोलन होंगे तो उसका आवर्त काल हम लोग ज्ञात करेंगे। क्लियर। तो ये यहां से सतह से कितना नीचे हुआ, तो ये सतह से हो गया, ये जो दूरी होगी वो स्मॉल d इज इक्वल टू, ये टोटल त्रिज्या है r और इसमें से ये x कम है तो स्मॉल d इज इक्वल टू r माइनस x। और हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा कि पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है, यानी मैं कहूं पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, d गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो z डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d अपॉन r होता है। ठीक है, और इस d की वैल्यू अगर यहां से पुट करूं तो यहां से g डैश की जो वैल्यू आएगी वो g डैश की वैल्यू आएगी z डैश इज इक्वल टू g1 माइनस r अपॉन x, r माइनस x अपॉन r। और इसको आगे सॉल्व किया जाए तो यहां से जो g की वैल्यू आएगी, z डैश की वैल्यू g, एंड दिस इज 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन r। और यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट और z डैश की जो वैल्यू आई है वो g डैश इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन आर। अब हम लोग इस पे फोर्स देखते हैं कि इस जगह इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो यहां पे फोर्स की बात करूं, पृथ्वी के केंद्र से अल्प विस्थापन x पर पिंड m पर कार्यरत बल वो होगा F बराबर m इंटू जी डैश। बिकॉज यहां पे गुरुत्वीय त्वरण की गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है या गुरुत्वीय जो त्वरण है वो जी डैश है और जी डैश की वैल्यू हम लोगों ने अभी यहां पे निकाली थी कि जी डैश इज इक्वल टू होगा ये वाला पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमारे पास F की जो वैल्यू आ रही है, प्रत्यानयन बल जिसको मैं कहूंगा, F इज इक्वल टू m इंटू जी डैश की जो वैल्यू है वो है जी एक्स अपॉन आर। अब यहां से थोड़ा ध्यान दें कि ये आया फोर्स और अगर त्वरण की मैं बात करूं तो यहां से त्वरण आएगा, त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन एम और F की जो वैल्यू है वो ये रही, इसको पुट करें यहाँ पे mg अपॉन आर इंटू एक्स, mg अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन m से m कैंसिल, तो त्वरण A इज इक्वल टू g अपॉन आर और x। देखिए x यहां से इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इसका त्वरण इस तरफ होगा तो माइनस x आएगा। और फिर से ये सरल आवर्त गति की शर्त है तो हम लोग यहां से कहेंगे कि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, शर्त है
इसलिए सरल आवर्त गति से a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करने पर, और इससे अगर इसकी तुलना करें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की जगह यानी कोणीय आवर्ती, तुलना करने पर जो कोणीय आवर्ती आ रही है, कोणीय आवर्ती ओमेगा स्क्वायर, वो बराबर आ रहा है जी अपॉन आर, जी अपॉन आर। तो यहां से ओमेगा बराबर आ रहा है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर। और अब मैं अगर आवर्तकाल की बात करूं तो आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की यहां पे वैल्यू रखूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। और ये अंडर रूट r अपॉन जी और ये 2 पाई ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो इनके नियतांकों के मान रख के हल करूं तो t इज इक्वल टू 84.6 मिनट, ये आवर्तकाल है। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी की सुरंग में केंद्र से अल्प विस्थापित पिंड है वो सरल आवर्त गति करता है, और उस सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होता है वो 84.6 मिनट के इक्वल होता है। और ये सुरंग व्यास के अनुदिश है, अगर आपकी सुरंग व्यास के अनुदिश ना हो तब भी यही आवर्तकाल आएगा। जैसे अगर सुरंग अगर यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे जी निकाल सकते, और उस जी का एक घटक इधर होगा और एक घटक इधर होगा, वो प्रत्यानयन बल का काम करेगा, और उस केस में हम लोग इसके आवर्तकाल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका आवर्तकाल। यस, किसी वलय के केंद्र पर कण का दोलन। ठीक है, यहां पे ये एक वलय रखी हुई है ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में, और ये इसका अक्ष है। इस वलय का द्रव्यमान m है और इस वलय की त्रिज्या r है, और इसके केंद्र से अल्प विस्थापन x पर, ये कोई छोटा सा विस्थापन x है, और इस x विस्थापन पर हम लोगों ने एक m द्रव्यमान रखा हुआ है। और अब हमें ये देखना है कि ये स्मॉल m द्रव्यमान है, क्या ये सरलावर्त गति करेगा। तो पहले सबसे पहले यहां से वलय के केंद्र O से x दूरी पर इस वलय के कारण गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा वो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करेंगे, और उस गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करने के बाद में हम लोग इस m द्रव्यमान पर लगने वाले बल की गणना करेंगे, और वो बल अगर समानुपाती x आ रहा है तो ये सरलावर्त गति होगी, और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर ये सिंपली दोलन होंगे, सरलावर्ती नहीं होंगे। और ये तो पता है कि ये वलय है वो इस m द्रव्यमान को अट्रैक्ट करेगी, तो ये इधर आएगा, फिर गतिज ऊर्जा के कारण इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, दोलन तो करेगा, ये तो श्योर है। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि क्या ये सरलावर्ती दोलन होंगे, और अगर ये सरलावर्ती दोलन है तो सरलावर्त गति की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले यहां से ये जो x दूरी पर है पॉइंट है जहां ये द्रव्यमान m रखा हुआ है, वहां वलय के कारण गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा तो ये हम लोग यहां पे निकालते हैं। तो सबसे पहले वलय के केंद्र से x दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू, ये थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा, g इज इक्वल टू gm x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये होता है। ठीक है, अब इस x दूरी पर स्थित पिंड पर कितना बल लग रहा है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे x दूरी पर स्थित कण पर वलय के केंद्र की ओर कार्यरत गुरुत्वीय बल, और इस गुरुत्वीय बल की वैल्यू आएगी F बराबर mg। जी की वैल्यू ये रही, ये यहां पे पुट करेंगे तो गुरुत्वीय बल आएगा F इज इक्वल टू m, और जी की जगह जी कैपिटल M x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये बल आया। और अब अपन त्वरण की बात करें इसके, तो यहां से
त्वरण A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और यहां से A इज इक्वल टू एफ की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां x अति अल्प है और यहां x अति अल्प है, इसलिए x स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर होगा। तो यहां पे आर स्क्वायर की तुलना में एक्स स्क्वायर को 0 मान लिया जाए तो यहां से ए आएगा, अतः त्वरण ए इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर 0, तो ये आर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर क्यूब। और अब हम लोगों ने यहां देखा कि इस पे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो इस तरफ लगेगा और विस्थापन इस तरफ है, तो ये माइनस आ जाएगा। यहां से A इज इक्वल टू जी एम आर क्यूब इंटू माइनस एक्स, और ये सरल आवर्त गति की शर्त है, इसलिए यह सरल आवर्त गति है। इसलिए इसकी तुलना A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर, अगर इस समीकरण की तुलना सरल आवर्त गति के समीकरण A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करें तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली कांस्टेंट आएगी। तो यहां से कोणीय आवर्ती इस समीकरण की तुलना करें इससे, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ये आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब, और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। और आवर्तकाल की अगर अपन बात करें तो आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा यहां से रखा जाए तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की जगह आर क्यूब अपॉन जी एम। ये वलय के केंद्र पर एक सूक्ष्म कण के सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है। क्लियर? अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक छड़ चुंबक रखा हुआ है, और इस छड़ चुंबक के दोलन इसमें कैसे होंगे हमें ये देखना है कि क्या इसके दोलन की सरल आवर्ती दोलन है। अगर हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं कि इसके दोलन सरल आवर्ती दोलन है तो हम लोग इसका आवर्तकाल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ये B वेक्टर, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक ये छड़ चुंबक रखी हुई है जिसका ये ध्रुव है, सॉरी ये ध्रुव है, और ध्रुवों के मध्य प्रभावी दूरी है वो L है, और प्रत्येक ध्रुव का जो ध्रुव प्रबल है वो स्मॉल m है, और ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये सरलावर्ती दोलन है, और अगर ये सरलावर्ती दोलन है तो फिर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे ये माध्य स्थिति से, ये माध्य स्थिति इसकी यहां पे होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बिकॉज़ ये वाला फोर्स इसको वापस लाने का प्रयास कर रहा है और ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा करके वापस लाएगा, तो यहां पे इस पे एक बलागुण लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से इस पे बलागुण लगेगा, तो यहां पे इसकी माध्य स्थिति होगी। तो अभी ये माध्य स्थिति से थीटा कोण पर विस्थापित है, तो जैसे ही माध्य स्थिति से मैं इसको थीटा कोण पर विस्थापित करता हूं, थीटा बहुत ही छोटा कोण है, थीटा कोण पर विस्थापित करता हूं तो इस पे एक बलागुण लगता है जो पर्टेनेंट बलागुण का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे छड़ चुंबक पर कार्यरत पर्टेनेंट बलागुण। तो पर्टेनेंट बलागुण, अच्छा बलागुण का फॉर्मूला होता है टू इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी।
तो यहाँ पे दो बल युक्त है, एक बल युक्त है जिसमें दो बल लग रहे हैं इधर की तरफ और इस तरफ। ये हो गया बल M × V, जहां M ध्रुव प्रबल है और V चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ये हो गया बल और लंबवत दूरी होगी ये वाली, ठीक है। तो बल तो हो गया mv इनटू लंबवत दूरी, ये जो त्रिभुज है SNM, ठीक है। इस त्रिभुज SNM में ये वाला L कर्ण हो जाएगा और ये लंबवत दूरी है, बलों की मध्य लंबवत दूरी जो NM, तो ये L है, ये थीटा की लंब L sin थीटा होगा। तो यहाँ पे लंबवत दूरी हो जाएगी L sin थीटा। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा M × L d sin थीटा। यहां M × L कैपिटल M से रिप्रेजेंट होगा और ये कैपिटल M कहलाएगा चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा कि Q = कैपिटल M d sin थीटा, जहां कैपिटल M = M × L ध्रुव प्राबल्य इंटू ध्रुवों के मध्य दूरी का गुणनफल, ये है चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से हम लोग आगे बात करते हैं यदि कोणीय विस्थापन थीटा अति अल्प हो तो बहुत छोटा हो तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा और उस केस में अतः बलागुण टो इक्वल टू कैपिटल M d थीटा। तो ये आया बलागुण। और अब हम लोग बात करें कोणीय त्वरण की, तो कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू टो अपॉन आई। आई यहां पे जड़त्व आघूर्ण है इस क्षण चुंबक का, ये चुंबक यहां पे ऐसे घूमेगी इसके सापेक्ष, अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सापेक्ष। तो यहां से अल्फा इक्वल टू टो की वैल्यू रखूं m b थीटा अपॉन आई। तो यहां से अल्फा, अच्छा एक बात ये और कि कोणीय त्वरण और बलागुण इस तरफ लगेंगे और मैंने कोणीय विस्थापन इस तरफ किया है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं यहां माइनस साइन ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा m b अपॉन आई इनटू माइनस ऑफ थीटा, और ये समावधि की समीकरण को फुलफिल कर रहा है। तो यहां से अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और यहां से हम लोग कह सकते हैं यह कोणीय सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त है। इसलिए इसकी तुलना अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से करने पर, अगर इससे इसकी तुलना करें तो यहां से ये अल्फा माइनस थीटा और ओमेगा स्क्वायर की जगह ये एम बी अपॉन आई करने पर कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल एम बी अपॉन आई, और यहां से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम बी अपॉन आई। ये हमारे पास कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला हुआ। और अब हम लोग आवर्तकाल की बात करें तो यहां से आवर्तकाल
T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो T इज इक्वल टू 2 पाई और 1 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू है mb अपॉन आई, तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन mb। ये छड़ चुंबक का दोलन काल हुआ। यहां विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आई, यहां आई छड़ चुंबक का जड़त्वाघूर्ण और कैपिटल एम यहां लिखा ही हुआ है द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां इस छड़ चुंबक का जो दोलन काल है वो डिपेंड करेगा इसके जड़त्वाघूर्ण पर, कि अगर इसका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा है तो आवर्त काल ज्यादा होगा, यानी ये अगर ये भारी होगी अगर चुंबक तो ये ऐसे दोलन करेगी, और अगर हल्की होगी तो ये फास्ट दोलन करेगी। और m इसका चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण वो ज्यादा होने पर आवर्त काल कम होगा, और b मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रबल होगा तो इसको फास्ट दोलन करवाएगा और इसका दोलन काल कम होगा। तो ये बात हुई छड़ चुंबक के दोलन की। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें एक एल लंबाई की छड़ है और इसको एक तरफ से ऐसे स्प्रिंग से बांधा हुआ है और दूसरी तरफ से ऐसे स्प्रिंग से बांधा हुआ है। अब मैं इसको यहां से हल्का सा ऐसे ऊपर विस्थापित करके छोड़ूं या नीचे विस्थापित करके छोड़ूं तो ये डेफिनेटली ऐसे दोलन करेगी। और अभी हमें ये पहचानना है कि क्या ये सरलावर्ती दोलन है, और अगर ये सरलावर्ती दोलन है तो फिर हमें ये देखना है कि इसका आवर्त काल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस छड़ को यहां से थीटा एंगल विस्थापित किया तो ये नई पोजीशन में आ गई ऐसे, ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगी छड़, और ये इसका कोणीय विस्थापन थीटा है, बहुत ही छोटा कोणीय विस्थापन है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाली स्प्रिंग x ऊपर चली गई और ये वाली स्प्रिंग x संपीड़ित हो गई नीचे, ये भी x संपीड़ित होगी और वो भी x संपीड़ित होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग वापस इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी kx, और ये वाली इस तरफ फोर्स लगाएगी वापस की तरफ, वापस kx, तो ये इसमें एक बलागुण उत्पन्न करेगा और इस बलागुण की वजह से इसमें हम लोग देखेंगे ये दोलन करेगा। और इस दोलन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पे बलागुण कितना है और फिर कोणीय त्वरण कितना होगा, और फिर अपन बात करेंगे इसके दोलन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां अगर मैं बलागुण की बात करूं तो प्रत्यानयन बलागुण बलागुण प्रत्यानयन बलागुण अभी भी अपन ने बात की थी, बलागुण 2 बराबर होगा बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल ये kx बल युग्म हुआ तो कोई एक फोर्स की वैल्यू ले ले kx, और लंबवत दूरी इन दोनों के बीच में ये l, तो इंटू l, ये हुआ हमारे पास बलागुण। अब ध्यान दें x की वैल्यू यहां से, तो यहां से ये पॉइंट है O और ये यहां से x ऊपर गया तो ये x चाप है, तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, तो यहां से थीटा बराबर चाप x और त्रिज्या ये यहां से लेकर के यहां तक ये l/2 है, l/2, तो त्रिज्या l/2, तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए तो
x बराबर थीटा इंटू L/2। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं तो बराबर आया टो इक्वल टू k इंटू L और x की जगह L थीटा बाई 2 और फाइनली ये आया टो इक्वल टू KL स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। ये आया बलागु। ये बलागु इसको ऐसे धकेलेगा वापस ऐसे, तो इसमें हम लोग कोणीय त्वरण की अगर बात करें तो कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू टू अपॉन आई ये छड़ है और इस छड़ का आई इस बिंदु के सापेक्ष, तो यहां से टो इक्वल टू ये KL स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा और आई ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, तो इसका जड़त्व आगू आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। m इसका द्रव्यमान, m द्रव्यमान, l लंबाई और m द्रव्यमान। इसी के अंदर अल्फा इक्वल टू टो अपॉन आई और आई की वैल्यू यहां पे पुट करो तो ये ml स्क्वायर बाई 12। यहां से जो कट रहा है उसको काटेंगे तो l स्क्वायर से l स्क्वायर करता है और 2 से ये 6 टाइम कटेगा, तो फाइनली आपके पास यहां आएगा अल्फा इक्वल टू 6 ऊपर 6k अपॉन m इनटू थीटा। ये हमारे पास कोणीय त्वरण हुआ और ये हमने विस्थापन इधर की तरफ किया, कोणीय त्वरण इधर की तरफ है, तो यहां से अल्फा इक्वल टू 6k अपॉन m इनटू माइनस थीटा और आते हैं अल्फा समानुपाती माइनस थीटा। ये कोणीय सरलावर्ती है, यह कोणीय सरलावर्ती है, इसलिए इसकी तुलना अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से करने पर इसकी तुलना उससे करेंगे तो यहां से कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर यहां पे 6k अपॉन m हो जाएगा, 6k अपॉन m और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6k अपॉन m। और अब अपन बात करें इसके आवर्तकाल की, तो इसका जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वहां से उल्टा करके रख देंगे यहां 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू, तो m 6k। ये इस छड़ का इन दो स्प्रिंगों के संयोजन के साथ दोलन का क्षेत्रफल और इसका आवर्तकाल किया। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये एक m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान के स्प्रिंग ये टाइप के स्प्रिंग से बने हुए हैं और इस पूरे निकाय को हम लोगों ने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है। और अब इसको एक को या इन दोनों को ऐसे विक्षेपित करके छोड़ा दिए, दोनों ऐसे दोलन करेंगे और पूछा है कि इन दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूरा निकाय एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पूरे निकाय पर कोई किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा और कोई किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है और पूरे निकाय पर कोई किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा और ये सेंटर ऑफ मास यहां से अविक्षेपित रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ ये वाला स्प्रिंग भी टी आवर्तकाल में दोलन करेगा और ये वाला स्प्रिंग भी टी आवर्तकाल, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नजदीक आएंगे, दोनों एक साथ दूर जाएंगे, दोनों एक साथ नजदीक आएंगे, दोनों एक साथ दूर जाएंगे। तो इस सेंटर ऑफ मास के इस तरफ
जैसा इसका दोलन है वैसा ही इसका दोलन है। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो ये डिपेंड करेगा इन दोनों के द्रव्यमानों की वैल्यू पर। अगर ये द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, और ये द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा। तो सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ की स्प्रिंग की लंबाइयां अलग अलग है, तो इनका स्प्रिंग नियतांक भी अलग अलग होगा। इसका K1 होगा और इसका K2 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया कि यदि किसी स्प्रिंग के टुकड़े कर दिए जाए तो उसका स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू है वो बदल जाती है, और यहाँ छोटे कर दिए जाए तो बढ़ जाती है बदल कर। ठीक है, तो ये वाली लंबाई मैं मान लेता हूं स्प्रिंग की L1 है, और ये वाली लंबाई मैंने मान ली L2 है, और टोटल लंबाई हमने L मान ली। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि इसका दोलन काल कितना होगा, तो इसका दोलन काल होगा T1 = 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन k1, और इसका दोलन काल होगा T2 = 2 पाई अंडर रूट m2 अपॉन k2। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि T1 और T2 में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले K1 और K2 की वैल्यू K की फॉर्म में क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K समानुपाती होता है 1/L, यानी लंबाई के बिल्कुल समानुपाती होता है। जितनी लंबी होगी स्प्रिंग उतना ही K कम होगा। तो यहां से मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक L1 लंबाई की है और एक L2 लंबाई की है। तो यहां से K1 बराबर हो जाएगा, या K1 समानुपाती हो जाएगा 1/L1, और K2 समानुपाती हो जाएगा 1/L2। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग यूज करें तो यहाँ एक कांस्टेंट ले लूं, यहाँ एक कांस्टेंट ले लूं, और फिर K1/K = L1 देखें यहां से K1 की जो वैल्यू है, देखें K1/K that is equal to 1/L1/1/L। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, कोई जैसे मान लो अल्फा, तो ये तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/L, और ये K इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो KL/L1, और इधर हो जाएगा K2 = KL/L। ये स्प्रिंग नियतांक होंगे इन दोनों के। अब हम लोग बात करें कि L1 और L2 क्या है। तो L1 और L2 सेंटर ऑफ मास से दूरियां हैं। तो यहां L1, अच्छा सेंटर ऑफ मास से इसकी जो इस द्रव्यमान से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी वो होगी सामने वाला द्रव्यमान m2 इनटू बीच की दूरी अपॉन m1 प्लस m2, और L2 की वैल्यू होगी इस द्रव्यमान से सेंटर ऑफ मास की दूरी, सामने वाला द्रव्यमान m1 इनटू L अपॉन टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2। ये L1 और L2 की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो K1 और K2 की जो मान आएंगे वो यहां से ये आएंगे, K1 = KL अपॉन L1 की वैल्यू M2L अपॉन M1 प्लस M2 ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल, तो यहां से K1 = आ गया K M1 प्लस M2 अपॉन M2। इसी प्रकार K2 में ये वाली वैल्यू रखेंगे L2 की इसमें, तो ये बट्टे में आ जाएगा M1 L से L कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा M1 प्लस M2, तो K M1 प्लस M2 अपॉन M। और अब हम लोग K1 और K2 की वैल्यू आवर्त कालों में रखें, तो आवर्त काल T1 का फॉर्मूला आएगा T1 ये ना 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन K1 का मान ये रहा, दैट इज K m1 प्लस m2 अपॉन m2। ये m2 ऊपर जाएगा तो T1 = आएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट m1 m2
अपॉन के m1 प्लस m2। और अगर T2 की मैं बात करूं, दूसरे वाले पिंड की आवर्तकाल की बात करूं, तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m2 अपॉन K2 की वैल्यू ये K m1 प्लस m2 अपॉन m1, और यहां से m1 ऊपर जाएगा तो T2 इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट m1 ऊपर, तो m1 इंटू m2 अपॉन K m1 प्लस m2। तो यहां हम लोग देखें T1 का आवर्तकाल का इसके पहले पिंड के आवर्तकाल का फॉर्मूला और दूसरे पिंड के आवर्तकाल का फॉर्मूला एग्जैक्टली इक्वल है, और यहां ये दोनों पिंड समान आवर्तकालों से दोलन करेंगे। क्लियर? यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से करें तो दैट इज रिड्यूस मास टेक्निक, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। अगर अपन रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से अगर इस क्वेश्चन को बनाएं तो रिड्यूस मास क्या होगा, तो ध्यान दें कि अगर दर्पण सतह पर दो ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ इस प्रकार से बंधे हुए और दोनों समान आवर्तकालों से सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द दोलन करें, तो उन ब्लॉकों को किसी एक स्प्रिंग और किसी एक द्रव्यमान से रिप्लेस किया जा सकता है। और वो कैसे रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे जैसे ये एक स्प्रिंग है और उससे एक मास बना हुआ होगा, और वो ये स्प्रिंग का स्प्रिंग निकल के ही होगा, और वो मास जो इससे ऐसे जुड़ करके दोलन करेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लें या कुछ ऐसा मान लें, ठीक है। और इसका जो मास है वो म्यू, दैट इज म्यू इज रिड्यूस्ड मास, और इसका जो आवर्तकाल होगा वो T इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन K। म्यू या नया मास है जो कि रिड्यूस मास। अब ये रिड्यूस मास कैसे आएगा ऐसे सिस्टम का, तो ऐसे सिस्टम का रिड्यूस मास 1 अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, दोनों द्रव्यमान होगा। और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं म्यू इक्वल टू m1 इनटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो आवर्तकाल का फॉर्मूला आता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू की जगह ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन K, और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन K m1 प्लस m2। ये इसका आवर्तकाल आएगा जो कि पहले हम लोगों ने निकाला था T1 और T2, उसी को दिया है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक m द्रव्यमान है, वो m द्रव्यमान इधर से v स्पीड से जा रहा है और इस ब्लॉक के टकरा रहा है, और ये द्रव्यमानहीन कोई प्लेट है और वो इस स्प्रिंग से संयोजित है। अब ये स्प्रिंग को ऐसे दबाता है और दबा करके वापस यहाँ आता है, और यहाँ आकर के ये इसकी मीन पोजीशन है, ये तो यहीं रुक जाएगा, और ब्लॉक वापस यहाँ से इस दीवार के जाके पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करेगा, मतलब जिस स्पीड से जाके टकराया उसी स्पीड से ये वापस यहाँ से रिबाउंस होगा। तो हमें पूछा है कि इस ब्लॉक के एक दोलन का दोलन काल कितना होगा। तो हमें पता है कि ये ब्लॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोलन किसी अलग टाइप का कर रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोलन किसी अलग टाइप का कर रहा है। तो ये ब्लॉक यहाँ से जैसे मान लो ऐसे गया और इस स्प्रिंग से ऐसे दबा करके इसको वापस आया, तो आधे दोलन तक तो ये रहा स्प्रिंग के कांटेक्ट में, और फिर अगले आधे दोलन तक ये खुद ऐसे यहां से एक समान चाल से इधर गया और इससे टकराया और टकरा करके वापस इधर आया। तो यहां पे इसकी स्पीड समान है, और यहां इसका समय लगा मान लो T1 और यहां इसका समय लगा T2, तो दोलन काल इसका होगा T1 प्लस T2, ठीक है। तो यहां पे इसका जो दोलन काल है, दोलन काल ये सरलावर्ती दोलन नहीं है, सिर्फ दोलन है, तो दोलन काल इसका हो जाएगा T इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। T1 है, इसको यहाँ पे एक समान चाल से गतिशील होने में लगा समय, जो L दूरी गया और L दूरी वापस आया, और T2 जो भी स्प्रिंग से संयोजित है, और उस समय अगर ये स्प्रिंग से पूरी तरह से चिपका हुआ होता तो जितना समय इधर लेता उतना समय इधर लेता, और वो होता स्प्रिंग का दोलन काल T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन अंडर रूट m अपॉन k। लेकिन ये तो आधे समय तक ही आना, तो ये यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू
T1 और T2 में इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे T इक्वल टू T1, यहाँ एक समान चाल से गतिशील है तो इसमें समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना, l इधर गया, l इधर आया तो दूरी होगी 2l अपॉन चाल कितनी होगी v, प्लस यहाँ पे ये आधे दोलन जब स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो स्प्रिंग का आधा दोलन, आधा, और स्प्रिंग का दोलन का होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, तो यहाँ से आधे से आधा कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू 2l अपॉन v प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये इसका दोलन था। यस, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक एम द्रव्यमान है जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इसके एक तरफ एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और एक दूसरी तरफ से एक और स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, और यहां से इधर से एक पिंड को ऐसे खींच करके छोड़ा तो ये भी एक दोलन करेगा, लेकिन यहां पे ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग्स है दोनों, तो यहां से ऐसे इसको खींचेंगे तो ये स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, इसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग तनी हुई रहेगी, और फिर ये वापस उधर की तरफ जाएगा तो फिर ये स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, और ये वाला स्ट्रिंग इसको वापस खींचेगा, इसका फोर्स कांस्टेंट काम करेगा। तो यहां से इस तरफ ये ऐसे जाएगा और इससे इधर की तरफ ये T1 समय लेगा, और यहां से इस तरफ अगेन ये ऐसे जाएगा और इससे इस तरफ ये T2 समय लेगा। तो इसका जो दोलन काल है उस दोलन काल की अगर मैं बात करूं वो दोलन काल होगा T1 प्लस T2, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अच्छा, ये जब T1 ये दोलन काल है यहां से इस तरफ, तो यहां से इस तरफ आएगा तब ये स्प्रिंग काम करेगी, ये इसको वापस खींचेगी, और जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये फ्री हो जाएगी और ये स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी। तो इसका मतलब आधा दोलन काल इसका काम करेगा और आधा दोलन काल इसका काम करेगा। तो यहां से T की तो वैल्यू आएगी T इज इक्वल टू T1। T1 कब है, जब ये वाली स्प्रिंग यहां पे जुड़ी हुई है, तो इसको मैं T2 मान लूंगा, ये T2 है और ये T1 है। जब फर्स्ट स्ट्रिंग काम करती है तो वो T1 और सेकंड स्ट्रिंग काम करती है तो T2। तो T1 ये वाला जब फर्स्ट स्ट्रिंग यहां पे काम कर रही है तो इसका आधा दोलन काल है, तो पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस T2 जब ये वाली स्ट्रिंग काम करेगी तो उस समय आधा दोलन काल इसका पाई अंडर रूट m अपॉन K2। तो यहां अगर ये स्प्रिंग होती तो फिर ये समानांतर क्रम संयोजन हो जाता स्प्रिंगों का, और उस समय इन स्प्रिंगों का समानांतर क्रम संयोजन में ये K1 प्लस K2 हो जाता है यहाँ पे इसके पूरे आवर्तकाल के अंदर। लेकिन ये आधे समय तक एक स्ट्रिंग काम करेगी और आधे दोलन तक दूसरी स्ट्रिंग काम करेगी, तो इसका पूरा जो दोलन काल होगा वो T1 प्लस T2, और T1 आधा इसका ले लिया और T2 आधा उसका ले लिया, ये इस पिंड का दोलन काल।